साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 21 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इस न्यूज़पेपर में जो भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो करंट अफेयर हो, जीएस हो या मैपिंग, इन सेक्शन में जो भी चीजें महत्वपूर्ण हैं उन चीजों को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको डेली रूटीन में जो है न्यूज़पेपर को अपने शामिल करना चाहिए और डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर यदि आप लगातार पढ़ते हैं तो ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी बेहतर साबित होगा और इससे आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपके किसी मत को या ओपिनियन को कह सकते हैं या दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायता करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के डिस्कशन को। हम लोग यदि हम लोग पहले पेज को देखें तो इस पहले पेज में चुनावी चीजें ज्यादा दी गई हैं। यहां पर हम लोग लास्ट में थोड़ा सा देखें तो ये भी है चुनावी न्यूज ही कि आपके बस्तर में, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर है, यहाँ पे नक्सलियों की धमकी की परवाह न कर ग्रामीणों ने मतदान किया। तो यहाँ पर यदि आप पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है ये आपका नक्सल प्रभावित जिला है। इसी तरीके से आपका जो सुकमा जिला है ये भी नक्सल प्रभावित जिला है। तो आप इस बिंदु को कि बस्तर में नक्सलियों की धमकी की परवाह न कर ग्रामीणों ने मतदान किया, तो आप एक जैसे जो चुनाव में जो कह सकते हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक रीजन आप ये भी बता सकते हैं कि विभिन्न जगहों पे इस तरह के समूहों के द्वारा जो चुनाव न देने, मतलब वोटिंग न करने का जो एक प्रकार से आदेश जारी किया जाता है या बहिष्कार के लिए जो एक प्रेरित किया जाता है, ये भी एक कारण है। ठीक है, और ये आप इसको चुनौती के रूप में भी लिख सकते हैं। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि हम लोग इसके संपादकीय पेज पे देखें तो आज वाला जो संपादकीय पेज है, यहाँ पर कुछ जो राजनीतिक संबंध लोग होते हैं उनके यहाँ पे व्यू दिए होते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर एक सुभाष चंद्र बोस जी का जो है एक कोटेशन है, इसको आप देख सकते हैं। इस नाशात्मक जगत में, मतलब जो नाश होने वाला जगत है में प्रत्येक वस्तु नष्ट होगी पर विचार, आदर्श और स्वप्न जीवित रहेंगे। भले कोई व्यक्ति विचार के लिए मर जाए पर वह विचार उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा। इस कोटेशन का आप इस्तेमाल अपने हिसाब से निबंध में या उत्तर लेखन में कहीं पर भी जहां जरूरत हो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक न्यूज है, मतलब जो आर्टिकल दिया गया है, नए आपराधिक न्याय कानून समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण। ये कहना है प्रधान न्यायाधीश जो आपके हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, इनके द्वारा। देखिए अभी कुछ समय पहले क्या है, 3 नए आपराधिक कानून, जो पुराने कानून थे उनको समाप्त करके 3 नए आपराधिक कानून लाए गए हैं, उन्हीं के संबंध में बात की गई है। तो पहले देखते हैं क्या कहा गया है, उसके बाद देखेंगे कौन से नए आपराधिक कानून लाए गए हैं। तो देखिए प्रधान न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नए आपराधिक न्याय कानूनों के अधिनियमन को समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि नए कानून तभी सफल होंगे जब वे लोग इन्हें अपनाएंगे जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है। क्योंकि अभी तक जो आपराधिक न्याय मतलब जो कानून थे तीनों, ये अंग्रेजों के समय के चले आ रहे थे। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे संशोधन करने की जरूरत थी क्योंकि वर्तमान में और अंग्रेजों के समय की विभिन्न कई सारी परिस्थितियां जो है वो काफी चेंज हो चुकी हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि नए अधिनियमित कानूनों के कारण आपराधिक न्याय संबंधी भारत के कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया है। पीड़ितों के हितों की रक्षा करने और अपराधों की जांच एवं अभियोजन में कुशलता के लिए अत्यावश्यक सुधार किए गए हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों के भावी कार्यान्वयन के जरिए अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। ये कानून हमारे समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण को दर्शाते हैं क्योंकि कोई भी कानून हमारे समाज के दिन प्रतिदिन के आचरण को आपराधिक कानून जितना प्रभावित नहीं करता है जितना आपराधिक कानून प्रभावित करते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संसद द्वारा इन कानूनों को अधिनियमित किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है एवं आगे बढ़ रहा है और मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानूनी उपकरणों की जरूरत है। इस सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए नए अधिनियमित कानून, ये 3 नए कानून कौन से, नाम क्या है इनका, ध्यान रखिएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू होंगे। कब से? 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। ध्यान रखिएगा 3 नए आपराधिक कानून कौन लाए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हालांकि हिट एंड रन के मामलों संबंधित प्रावधान को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, जिसका
जो ट्रक ड्राइवर है बहुत बड़े स्तर पर विरोध कर रहे थे। तीनों कानूनों को पिछले साल 2023 में 21 दिसंबर 2023 को संसद की मंजूरी मिली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन्हें स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली ने हमारे सामाजिक आर्थिक परिवेश में प्रौद्योगिकी संबंधी बड़े परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है और इन बदलावों ने समाज में होने वाले अपराधों के सामने आने की मौलिक रूप से फिर से कल्पना की है। अब अगला आर्टिकल जो देखते हैं, यह है आपका दिमागी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए कार्यबल गठित किया गया। इसमें आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे, देखते हैं इसको। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर दिमागी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने और उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है। मंत्रालय की ओर से जारी एक ज्ञापन में कहा गया है कि तंत्रिका तंत्र के विकार विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष, जिसे शॉर्ट में DALY याद रखिएगा। अभी बात करते हैं ये क्या होता है। विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष का प्रमुख कारण है क्या? तंत्रिका तंत्र के विकार, और वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है तथा इसके कारण प्रतिवर्ष 90 लाख लोग की मौत होती है। अब बात कर लेते हैं ये विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष DALY क्या है। DALY क्या है? तो देखिए, DALY का अर्थ जीवन के उन वर्षों से होता है जो विकलांगता या स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियों के कारण कम हो जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष क्या है, DALY। तो ये क्या है? इसका अर्थ है जीवन के उन वर्षों से होता है जो विकलांगता या स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियों के कारण कम हो जाते हैं। पिछले 3 दशक में भारत में अधिकतर अध्ययनों से पता चला है कि आघात, मिर्गी, सिर दर्द, पार्किंसन रोग और मनोभ्रंश सहित विशिष्ट बीमारियों का बोझ बढ़ा है और ये बीमारियां ज्यादातर शहरी भारतीय आबादी में पाई गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार की दिशा में प्रगति के बावजूद सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु, भूगोल और लिंग के आधार पर असमानताएं बनी हुई हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि भारत में तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य एवं देखभाल में सुधार के लिए सुलभ सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए निगरानी, रोकथाम, अत्यधिक देखभाल और पुनर्वास पर प्रभावी रणनीतियों के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि तंत्रिका संबंधी देखभाल और विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों और संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर मस्तिष्क स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यबल का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, ताकि कमियों की गहराई समीक्षा की जा सके और सिफारिशें की जा सके। ज्ञापन के अनुसार यह कार्यबल प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर दिमागी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं तक पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के सुझाव देगा और कार्यबल 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो देश दुनिया वाला पृष्ठ है, यहां पर यदि हम लोग बात करें, एक सेकंड, देश दुनिया वाले पृष्ठ पे यहां पे थोड़ा सा हम लोग एक आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें है एशिया में यात्रा का केंद्र बन रहा भारत। एक अधिकारी जो इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, इंडिगो एयरलाइन से इसके एक अधिकारी है, इन्होंने ये बात कही है। तो इन पॉइंटों का इस्तेमाल जो है भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या किया जा सकता है, उसके संदर्भ में आप यहां से कुछ बिंदुओं को ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें बताया गया कि भारत धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के बीच यात्रा के लिए सुविधाजनक केंद्र बन रहा है। उद्योग के एक शीर्ष अधिकारी, एयरलाइन उद्योग के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि एयरलाइंस भारतीय शहरों के माध्यम से लोगों को स्थानांतरित करना पसंद कर रही है। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, इंडिगो एयरलाइंस के निदेशक मंडल के चेयरमैन वी सुमंत्रन ने शनिवार को यहाँ मतलब 20 अप्रैल को कहा, कहां पर? चेन्नई, चूंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास का 65वां संस्थापना दिवस है, वहां पर ये गए हुए थे, चूंकि ये यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारत में भारी वृद्धि हुई है और एयरलाइंस कई घरेलू मार्गों का इस्तेमाल कनेक्टिविटी के लिए करती है। जैसे कि यदि कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया के देशों को दक्षिण पूर्व एशिया जाना है या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को पश्चिम एशिया जाना है, तो कह सकते हैं भारत को जो है एज ए कनेक्टिविटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के 65वें स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इंडिगो एयरलाइंस ने 2006 में कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में शुरुआत की थी। इंडिगो एयरलाइन की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। कंपनी ने फ्रांस में 500 विमानों का ऑर्डर देकर विमानन उद्योग में सबसे बड़ा एकल ऑर्डर दिया था। IIT मद्रास के पूर्व छात्र सुमंत्रन ने कहा कि भारत को एक ऐसी एयरलाइन की जरूरत थी जो
हम में से कई लोगों को किफायती यात्रा मुहैया करा सके। और इसका नतीजा हम देख सकते हैं, यहां तक कि अब हम देख रहे हैं कि भारत बुनियादी ढांचे के विकास में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास अभी करीब 140 हवाई अड्डे हैं और 2030 तक इनकी संख्या जो है 220 हो जाएगी। हमें घरेलू यात्रा में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इंडिगो का पूरा मॉडल किफायती किराया, विनम्र सेवा, समय पालन और अच्छी रूट प्रणाली पर आधारित है। तो इस लाइन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो मॉडल किफायती होना चाहिए, मॉडल जो है किफायती किराया, विनम्र सेवा, समय पालन और अच्छी रूट प्रणाली पर आधारित होना चाहिए। इस लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने आगे जोड़ा कि कई एयरलाइंस बैंकॉक जैसे स्थानों से लोगों को पश्चिम एशिया में जिद्दा या दुबई तक पहुंचाने के लिए भारतीय शहरों से जुड़ रही हैं। सुमंत्रन ने कहा कि भारत धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के बीच यात्रा के लिए एक सुविधाजनक केंद्र बन रहा है, ठीक है, बीच में रुकने के लिए। उन्होंने कहा कि इसलिए हम इस क्षेत्र में बहुत बड़ी वृद्धि देख सकते हैं, जिस वजह से कंपनी ने 500 विमानों का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिगो के पास दुनिया में महिला पायलटों का सबसे बड़ा नेटवर्क है और प्रति सीट प्रति किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा भी दुनिया में सबसे कम है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, एक सेकेंड, अगले पेज पे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, यहां पर उत्तराखंड, यहां पर जो दिया गया है आपका उत्तराखंड की मानसगढ़ गलियारा यात्रा 22 तारीख से 22 अप्रैल से शुरू होगी, उसके बारे में। तो देखिए क्या किया गया है, दिया गया है, उत्तराखंड का पर्यटन विभाग भारतीय रेलवे के सहयोग से कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से अगले सप्ताह मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू करेगा। तो पता होना चाहिए कि मानसखंड गलियारा यात्रा किस राज्य में प्रारंभ किया गया है, तो उत्तराखंड में। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद आर्य ने बताया कि यात्रा के लिए 22 अप्रैल से पुणे से पिथौरागढ़ जिले के टनकपुर तक एक विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी। यह रेलगाड़ी 2 जत्थों में 600 से अधिक तीर्थयात्रियों को मानसखंड के प्रसिद्ध मंदिरों तक ले जाएगी। मानसखंड जो है प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक वाक्यांश है। मानसखंड मंदिरों का टूर पैकेज 7 दिन और 6 रात के लिए होगा। तीर्थयात्रियों को टनकपुर से लगभग 1 किलोमीटर दूर खटीमा में ट्रेन से उतरना होगा, जहां से उन्हें सड़क मार्ग के जरिए मंदिरों तक ले जाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की गई है, ठीक। तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पर एक जो चित्र दिया गया है, चीन के शेंडोंग प्रांत में जो है 20 अप्रैल को 41वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पतंग उड़ाते पर्यटक। कहां पर 41वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां आयोजित किया गया, चीन के शेंडोंग प्रांत में। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप देखें तो खेल प्रदेश पे ये देखें तो ऐसा कोई न्यूज नहीं है जो हमारे बहुत काम का हो। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।